Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.4 सोशियोलॉजी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। Sociological perspectives are broad assumptions about society and social behavior that provide a viewpoint for the study of specific problems. अब देखिए, जब हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, हम लोग बहुत सारा अजम्पशन लेते हैं, बहुत सारा बड़े बड़े अनुमान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में? समाज के बारे में, और समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार के बारे में, कि समाज किस तरह से व्यवहार कर रहा है। और इससे हम लोग को समाज में हो रहे स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक बार में हम लोग एक समस्या के ऊपर ध्यान देते हैं और उसके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि अब उससे क्या होता है, आप नई नई चीज़ भी सीखते हैं और उस समस्या को कैसे ठीक करना है आप वो भी सीखते हैं। देयर आर टू मेन डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। अब देखिए, समाजशास्त्र में दो महत्वपूर्ण मतलब बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, दीज आर positivistic, the traditional scientific perspective, and phenomenology, which can be described as test scientific. In that, some researchers reject the idea of building theories by application of the scientific method, preferring to use more interpretative method. अब देखिए, जो दो हम लोग पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, एक है पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, ये क्या है? ट्रेडिशनल पारंपरिक साइंटिफिक मेथड है, पर्सपेक्टिव है। दूसरा है फेनोमेनोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं टेस्ट, ये एक्चुअली टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्ड होगा लेस, LESS। ठीक है, ये कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फेनोमेनोलॉजिकल है वो लेस साइंटिफिक है। ठीक है, ओके, इन दैट अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ खोज करता है, जो रिसर्चर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं जो पहले के थ्योरीज हैं उन पर, और वो साइंटिफिक मेथड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जिसमें वो इंटरप्रिटेटिव मेथड कर सकें, मतलब जो भी है वो साइंटिफिक नहीं, वो उसको टेस्ट करना चाहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इन सोशियोलॉजी as in other disciplines there are different ways of interpreting events. अब देखिए, सामाजिक शास्त्र में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरे भी सब्जेक्ट्स की तरह बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं अलग अलग घटनाओं को समझने के। We do not ordinarily stop to think that one or the other of the above sociological perspectives operates all through in one day टू डे लाइफ और बिहेवियर। अब यहाँ पे भी एक वर्ड है एक्चुअली, ठीक है, इसको मैं काट रहा हूँ, ये ऑल होगा तो हम लोग काट देते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे ALL ऑल ये शब्द होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि आमतौर पर जो हम लोग का डे टू डे लाइफ है, जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें डे टू डे लाइफ एंड बिहेवियर, तो इसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव जो हम लोग ऊपर पढ़े। ठीक है, तो हम लोग वी डू नॉट ओनली स्टॉप टू थिंक दैट वन और दी अदर ऑफ दी अबव सोशल पर्सपेक्टिव्स ऑपरेट्स ऑल थ्रू। अब ये हम लोग के प्रतिदिन के जीवन में हमारा जो व्यवहार है उसमें सब एक साथ नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर पॉजिटिविज्म होता है तो कहीं पर फेनोमेनोलॉजी होता है। आगे देखिए, सबसे पहला है पॉजिटिविज्म। यहाँ बोल रहा है पॉजिटिविज्म इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोशियोलॉजी विच इज जनरली एसोसिएटेड विथ ऑगस्ट कॉमेट। अब देखिए, पॉजिटिविज्म क्या है? ये सोशियोलॉजी का ट्रेडिशनल पारंपरिक मेथड है, ठीक है, तरीका है, जो कि ऑगस्ट कॉम्टे से संबंधित है। ऑगस्ट कॉम्टे सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किए थे, इनका हम आपको फोटो भी आगे दिखाए थे। अब जो स्टूडेंट लाइन से सारे वीडियो देख रहे हैं वो ये सब अभी तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है।
Comte's emphasis on reporting of social fact is like what we find in natural science, where accuracy and objectivity in understanding and analysis are core characteristics. अब देखिए कॉम्टे ये क्या चीज पे जोर दे रहे थे, ये जो सामाजिक तथ्य हैं, जैसे कि व्हाट वी फाइंड इन नेचुरल साइंस, जो हम लोग को प्राकृतिक विज्ञान में मिलता है, वो सही है, एक्यूरेट है, और जो उद्देश्य है वो क्या है, ये समझने का और इसका विश्लेषण करने का, एनालिसिस करने का, उसका विशेषता क्या है. लॉजिक इन अ रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स इज एन एडेड एलिमेंट इन द साइंटिफिक मेथड. अब देखिए जो भी तथ्य मिलता जाए उसको हम लोग को रिकॉर्ड करते रहना है, ठीक है, ताकि उसका एक वैज्ञानिक तरीका बनता जाए. कॉम्टे हैज़ thus contributed to knowledge based on scientific research. तो देखिए कॉम्टे जो सोशियोलॉजी से संबंधित अपना जानकारी दिए वो क्या चीज़ पे बेस्ड था, उसका आधार क्या था, उसका आधार था वैज्ञानिक जो साइंटिफिक वो रिसर्च किए थे, जो खोज पड़ताल किए थे. आगे देखिए क्या बोल रहा है. एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि पूरे पेज में आ जाए. Verification and validation of collected facts, including opinions, attitudes, and faith, are the basis of understanding and analysis. अब देखिए जो भी आपको तथ्य मिला, इसका वेरिफिकेशन करना, वैलिडेट करना, इसमें सब कुछ है. लोगों का ओपिनियन, उनका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों के प्रति, अलग अलग परिस्थिति के प्रति उनका विश्वास क्या है, ये सब चीज़ों को लेकर जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग हुआ सोशियोलॉजी का, जो एनालिसिस किया गया, वो कॉम्टे बताए. सच अ मेथड इज यूनिवर्सल इन इट्स एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन. अब ये जो मेथड है जिसमें सबका ओपिनियन, एटीट्यूड, फेथ, सारी जानकारियाँ लिए जाती हैं, ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, और ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है. आगे लिखा है पॉजिटिविज्म. देखिए होता है यकीन करना, ठीक है, तो पॉजिटिविज्म स्ट्रेस द नीड फॉर न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च. अब देखिए पॉजिटिविज्म किस चीज़ पर जोर देता है कि आप कभी भी पक्षपात ना करें, आप जो भी करें वो सबको लेके करें, ध्यान में रखें, ठीक है, और जो आपका रिसर्च हो वो इसी तरह से हो, उद्देश्य क्या हो वो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ बेस्ड ऑन द अटेम्प्ट टू इमुलेट द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस. अब देखिए ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है, नेचुरल साइंस, उसका जो तरीका है उसको लिया जाए. अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, कुछ तरीके दिए हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग करते हैं. सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले समस्या को ढूंढा जाएगा. यहाँ पे देखिए लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, आप समस्या मिल गया कि क्या समाज में समस्या है. कलेक्शन ऑफ डेटा, अब जानकारी इकट्ठा करेंगे. एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, अब जो जानकारी मिलेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. फिर जो आपको एक्सप्लेनेशन आप दिए हैं उसका टेस्ट होगा, मेथड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. फिर टेस्टिंग के बाद एनालिसिस ऑफ रिजल्ट. फिर अगर यहाँ तक संतुष्टि मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो रीटेस्ट इफ नेसेसरी. और उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट या फाइनल रिपोर्ट. तो जब आप समाज के किसी वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, आप जब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ करने पड़ते हैं इससे पहले कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकें. आइए देखिए implications. The overall implication of positivism is that there is an objective world that is capable of being understood in objective and scientific terms. अब देखिए implication यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है, आइए इसका मतलब आपको हम बताते हैं. implication का मतलब होता है निहितार्थ, मतलब ये तो थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया. अब देखिए उलझना, ठीक है, समस्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, द एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है. तो बोल रहा है कि पॉजिटिविज्म में क्या होता है, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ठीक है,
जो कि ऑब्जेक्टिव टर्म्स में और साइंटिफिक टर्म्स में चीज़ों को समझने का क्षमता रखता है. विद इन द पॉजिटिविज्म स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी देर आर टू डोमिनेंट थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स विच टेंड टू प्रोड्यूस देयर फाइंडिंग्स फ्रॉम साइंटिफिक टेक्निक्स. जब हम लोग पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी के इस क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तब दो ऐसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या सिद्धांत या दृष्टिकोण है जो कि अपनी खोज के अनुसार, अपने खोज से, अपने वैज्ञानिक तरीकों से हम लोगों को जानकारियाँ देते हैं. दे आर, अब वो कौन से हैं आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे. सबसे पहला है द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. फंक्शनल एनालिसिस इज नोन एज functionalism or structural functionalism is rooted in the origin of sociology. अब देखिए, फर्स्ट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये चीज़ को ध्यान देना कि क्या फंक्शन है, समाज में क्या हो रहा है. ठीक है, तो जो जो चीज़ हो रहा है, जो फंक्शंस हो रहा है, उसको ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर को देखना. ठीक है, इसी से आपको समाज का जो ओरिजिन है, जो डीप रूटेड ओरिजिन है, मतलब समाज में आज जो हो रहा है वो तो ऐसा नहीं है ना कि अभी से चालू हुआ होगा, तो काफ़ी समय से चलता आया है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर को समझना होगा, समाज किस तरह से काम कर रहा है उसको समझना होगा. द फाउंडर ऑफ द फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स व हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमिल डकहम. अब देखिए, फंक्शनल पर्सपेक्टिव का खोज किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर और एमिल डकहम. They viewed society as a self-regulating and self-maintaining social system with certain basic needs such as preserving social order, providing for the supply of goods and services, and protecting the young ones. अब वो समाज को किस तरह से देखते थे? कौन? हर्बर्ट स्पेंसर और एमिल डकहम. कि समाज सेल्फ रेगुलेटिंग है, वो खुद से चलता है. जो भी समाज का प्रणाली है, जो भी सोशल सिस्टम है, समाज उसको खुद से मेंटेन कर लेता है. कुछ चीज़ों को, बेसिक नीड्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए कि समाज का जो तरीका है, जो सोशल ऑर्डर है, वो मेंटेन रहे. ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ज़रूरी आपको गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो मिलता रहे. साथ ही साथ जो हमारे यंग वंस हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम लोग समाज में बचाए रहें. आगे देखिए क्या लिखा है. If these needs are met, they believed that the society would remain in balance और equilibrium. अगर ये सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए तो वो मानते हैं कि समाज में बैलेंस बना रहेगा, या समाज जो चाहता है, जैसा जीवन समाज में रहने वाले लोग चाहते हैं, वो उनको मिल जाएगा. In essence, the functionalist perspective focuses on the process of order and stability in the social system. अब देखिए, इसके साथ साथ जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, वो और क्या चीज़ पे ध्यान देता है कि जो ऑर्डर है, ठीक है, जिस तरह से समाज को चलना चाहिए वो फॉलो हो. साथ ही साथ समाज जो है, सोशल सिस्टम जो है, वो बरकरार रहे, उसमें स्टेबिलिटी रहे. नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. अब देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज stress inequalities and regard society as a system made of individual and groups which are competing for scarce resources. अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? लड़ाई होना, युद्ध होना, आपसी तालमेल ना होना. तो जब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या पाते हैं कि असमानता है समाज में. ठीक है, किस चीज़ पे? लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में बहुत सारे समुदाय हैं. ठीक है, अब वो लोग क्या चीज़ को लेकर कंपटीशन कर रहे हैं? स्कार्स रिसोर्सेज. अब देखिए, जीने के लिए लोगों को संसाधन चाहिए. अब कोई भी संसाधन अनलिमिटेड तो है नहीं, हर एक संसाधन का एक लिमिट है. ठीक है, तो लोग अपनी वस्तुओं को, जो वस्तुएं उन्हें ज़रूरत है, जो उनकी चाहत है, उनको जो संसाधन चाहिए, उनको पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं. ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है दीज ग्रुप्स मे फॉर्म अलायंस और कोऑपरेट विथ वन अनदर, बट अंडरनीथ द सर्फेस harmony lies a basic competitive struggle to gain control over scarce resources.
अब ये जो ग्रुप्स है, ये जो कुछ लोगों का मिला के ग्रुप बनता है, ये एक साथ अलायंस बना सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, या एक साथ एक दूसरे के संग काम कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अंडरनीथ द सर्फेस, अब देखिए लोग कितना भी साथ रह लें, उनका जो बेसिक कंपटीशन है, ठीक है, वो क्या चीज़ का है कि जो भी संसाधन है समाज में, ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं क्योंकि कोई भी संसाधन अनलिमिटेड नहीं है। वो क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे चीज़ों पर। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ऑल्सो फोकस ऑन द मैक्रो लेवल। अब देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट होते हैं, क्या ये लोग एकदम निचले स्तर पर, मैक्रो लेवल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी, कार्ल मार्क्स फोकस्ड ऑन द स्ट्रगल बिटवीन bourgeois, owner of production, and the proletariat, those who worked for the owners. अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं. But today's conflict theorists have explained this perspective to include smaller groups and even basic relationship. अब देखिए जो मॉडर्न सोसाइटी था, ठीक है, यहाँ मॉडर्न नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे भी आपको, रुकिए मैं वर्ड चेंज करता हूँ, जस्ट ये मॉडर्न नहीं होगा, यहाँ पे एक दूसरा वर्ड होगा, उस वर्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, MODERN, ठीक है। तो जो मॉडर्न सोसाइटी है, ओके, तो जब हम लोग मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें जो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, आइए मैं आपको कार्ल मार्क्स कौन थे उनका इमेज दिखाता हूँ। कार्ल मार्क्स, देखिए ये थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या चीज पे ध्यान दिए थे, स्ट्रगल दो लोगों के बीच में, कौन, बॉर्जेस एंड प्रोलेटारिएट। बॉर्जेस कौन थे, ओनर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन हुआ है, जो भी प्रोडक्ट बना है उसका मालिक, और दूसरा जो ओनर के लिए काम किया, मतलब मालिक और उसके नौकर के बीच के संबंध को, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा से स्ट्रगल रहा है। बट टुडेज कॉन्फ्लिक्ट theorists have explained this perspective to include smaller groups and even basic relationship. अब देखिए जो बेसिक रिलेशनशिप है वहाँ पे भी मतभेद है, वहाँ पे भी इश्यूज है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके आपसी मतभेद ना हो। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट्स हैं वो इस चीज पे भी ध्यान दिए। आगे देखिए, अब जो है 1.4.2, ये है फेमोनोलॉजी, जिसको हम लोग इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। ये देखते हैं, बोल रहा है द सेकेंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड फेमोनोलॉजिकल। फेनोमेनोलॉजिकल जो है वो क्या है, आपका सेकेंड पर्सपेक्टिव है। इट स्टेम्स मोस्ट प्रोमिनेंटली फ्रॉम मैक्स वेबर, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये मैक्स वेबर की से आया, ठीक है। The phenomenologist is concerned with the understanding of human behavior from the actor's frame of reference. अब यहाँ पे जो फेमिनोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, मैक्स वेबर, वो क्या चीज को लेके ध्यान दे रहे हैं, ये समझना कि लोगों का व्यवहार क्या कैसा है, ठीक है, एक्टर्स फ्रेम रेफरेंस में लेकर। द फेमिनोलॉजिस्ट दस एग्जामिन्स हाउ द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ पे दुनिया क्या अनुभव कर रहा है उसका एग्जामिनेशन किया गया, उसके अनुसार सोशियोलॉजी को बताया गया। फॉर हिम और हर द इम्पॉर्टेंट रियलिटी इज वॉट पीपल इमेजिन टू बी। अब उनके लिए ये, फॉर हिम हर लड़का लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़रूरी है कि सच्चाई देखा जाए कि लोग क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उस हिसाब से समाज होना चाहिए। Thus, in this perspective, less emphasis is placed on the need to develop objective method of the study and more on the value of seeing the world through the eyes of those being studied. तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण इस चीज पे ध्यान देता है कि लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं, जिन लोगों के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं उनको क्या चाहिए,
आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, ठीक है। Therefore, it stresses the need to understand the subjective interpretation of actors. अब एक्टर कौन हुआ? जिसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, जिसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए समाज के कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा वो सोसाइटी कैसा है, तो उस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को देखना होगा कि जो एक्टर है जिसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो वो क्या चाहता है। Implications. The overall implication of this method is that society is constructed through the viewpoint and observation of the actors. अब देखिए, जो समाज बनाया जाता है वो क्या चीज़ को देख के बनाया जाता है? कुछ लोगों को आप देखते हैं, वो आपके एक्टर्स हैं। आप देखिए, भारत की मैं आबादी लूँ तो भारत की आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप सबको तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो आप समाज के जिस वर्ग को ऑब्जर्व कर रहे हो उनका व्यू पॉइंट क्या है, आप उसको ऑब्जर्व करके आप बताते हो कि समाज कैसा है, किस तरह से समाज बनाना है। देयर इज़ नो सोशल वर्ल्ड इन द ऑब्जेक्टिव सेंस ऑफ द टर्म, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंस की बात करें तो कोई भी सोशल वर्ल्ड नहीं है, कोई दुनिया में कोई एक समाज नहीं है, बहुत तरह का समाज है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, each of the sociological perspective described focuses on different aspect of social reality, functionalism of on social order and stability, and theory of conflict on social tension and changes, and phenomenological perspective on the subjective interpretation of actors ऑफ दी सोशल रियलिटी। अब देखिए, जब हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये क्या चीज़ पे, अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। कुछ लोग समाज के सच्चाई के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग समाज, सोशल ऑर्डर, समाज किस तरह से रहना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, वो उसके बात करते हैं। कुछ लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कहीं कहीं पे थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि देखिए समाज में बहुत से लोग हैं तो लोगों का डिमांड है। अब डिमांड है तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब ये रिसोर्सेज आपको हर समय तो नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। तो समाज में बहुत तरह का टेंशन होगा, समाज में बदलाव होगा, ठीक है। फिर अब हम लोग माफ़ कीजिएगा, फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपका एक्टर है वो क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से समाज होना चाहिए। आगे देखिए, ईच ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिंग ऑफ द नेचर ऑफ सोसाइटी। तो ये जितने भी आप दृष्टिकोण देखें, ठीक है, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे फेनोमेनोलॉजिकल हो, ठीक है, इन सब में आप पॉजिटिविज्म की बात कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि समाज किस तरह का है, समाज क्या चाहता है। आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के समाज के बारे में बोलना होगा और अपना निर्णय लेना पड़ेगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी।